नमस्ते। मैं हूँ प्रतिज्ञा और आज मैं आप सबको सुनाऊंगी इश्क मुबारक कहानी का 5वां भाग। धृति और अर्नब कार में बैठ गए। धृति, सीट बेल्ट बांध लो, अर्नब ने कहा तो धृति अपने अगल बगल ढूंढने लगी। उफ़ो, रुको, मैं ही बांध देता हूँ। अर्नब इतना कहकर धृति की सीट की तरफ झुक गया। बालकनी से ये नजारा साफ दिखाई दे रहा था। अर्नब धृति के चेहरे के काफी करीब था। आकर्ष ने बगल में टेबल पर रखा मग उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। निगाहें धृति और अर्नब पर टिकी थी। हाथ मग से टकरा गया और गर्म गर्म कॉफी उसके हाथ पर छलक गई। एक पल के लिए वो जलन से छटपटा गया। जलन कॉफी की थी या सामने के नजारे की, कह नहीं सकते। इधर धृति मजे से कार में बैठी शहर की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को देख रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपना चेहरा कार की अध खुली विंडो की कांच पर टिका कर रखा था। उसके खुले लंबे बाल बार बार उड़कर उसके गुलाबी नाजुक होठों को परेशान कर रहे थे। कुछ को तो होठों से इतना लगाव हो गया था कि उसकी लिपस्टिक पर ही चिपक जाते थे। अर्नब उसे खुश देखकर दिल ही दिल खुश हुआ जा रहा था। अच्छा, मैं तुम्हारे दोस्तों से मिलूंगी तो उन्हें सबसे पहले क्या कहूंगी? तुम किसी से मिलती हो तो सबसे पहले क्या कहती हो? नमस्ते। हाँ, तो बस यही कहना। धृति खुश हो गई। हेलो हाय बोलने में उसे थोड़ी संकुचाहट होती थी। नमस्ते का तो स्वाद ही अलग होता है ना। जो अपनापन नमस्ते में होता है वो हेलो हाय में कहाँ। लेकिन तुम्हारे दोस्त तो पराठेदार अंग्रेजी बोलते होंगे ना, मुझे तो आती ही नहीं। हाँ, लेकिन उन्हें हिंदी भी अच्छी तरह बोलनी और समझनी आती है। धृति थोड़ी थोड़ी देर में अर्नब से टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे जा रही थी। वो गांव में बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, लेकिन शादी के बाद अपने पति के व्यवहार से उसके अंदर हीन भावना भर गई थी। वो खुद को लोगों के सामने लाने में सकुचाने लगी थी। मेरे कपड़े तो ठीक लग रहे हैं ना? एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। हो सकता है 2-3 लड़कियां तो वहीं जल बुनकर राख हो जाएं। लेकिन कल मैं ज्यादा अच्छी लग रही थी जब पार्लर वाली दीदी ने मुझे तैयार किया था। बड़ा सुंदर सा जूड़ा बनाया था उन्होंने। आज तो देखो ना, बाल कैसे उलझे जा रहे हैं हवा में। उसने हवा में उड़ते हुए अपने बालों को संभालते हुए कहा, आज तुम बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो। सच कहूँ, जब मुस्कुराती हो तो बहुत अच्छी लगती हो, फिर चाहे तुम सिंपल सी साड़ी और लंबी सी चोटी में ही क्यों ना हो। कल तुम्हारे चेहरे से प्यारी सी मुस्कान गायब थी जो आज है। अर्नब ने प्यार से धृति के गाल खींच लिए। दरअसल धृति को अर्नब की बातें बहुत सुकून दे रही थी और यह एहसास दिला रही थी कि उसका गांव का होना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। वो बेहद खुश थी। अपने पति के पास डरी सहमी सी रहने वाली धृति अर्नब के साथ खुलकर बातें कर लेती थी। वो खुद को आजाद महसूस करती थी। उसकी वजह थी कि अर्नब हमेशा उसे कंफर्टेबल फील कराता था। पार्टी एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में थी, जहां अर्नब के हमउम्र कई लड़के लड़कियां मौजूद थे। अर्नब ने एक एक करके सभी को धृति से मिलाया। धृति पहली बार ऐसी पार्टी में आई थी। इतनी बड़ी जगह उसे डर भी लग रहा था। वो 1 मिनट के लिए भी अर्नब का साथ नहीं छोड़ रही थी। बहुत सारी लड़कियों ने धृति से दोस्ती भी कर ली थी। रात के 9 बज रहे थे। अर्नब और धृति अभी तक नहीं आए थे। आकर्ष गुस्से से उबलता हुआ अपने कमरे में इधर से उधर घूम रहा था। बहुत इंतजार के बाद उसने गुस्से में अर्नब को फोन लगाया। कहाँ हो तुम? इतनी रात हो गई है, घर का रास्ता भूल गए हो क्या? क्या भाई, 9 ही तो बजे हैं केवल, अभी से घर। और आपको मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी? जहाँ तक मुझे याद है, पिछले इतने सालों में आपने मुझे रात में लेट आने के लिए तो नहीं डांटा। आकाश थोड़ा सा शांत हुआ। तुम भूल रहे हो, तुम किसी के साथ गए हो। तुम्हें वक्त का ध्यान रखना चाहिए। धृति इतनी देर घर से बाहर रहेगी तो मम्मी पापा नाराज होंगे। अर्नब फोन पर हाथ रखकर मुंह दबाकर हंस पड़ा। फिर अपने मन ही मन बोला, मुझे अच्छा लगा
मम्मी पापा के बहाने ही सही, आपको अपनी बीवी की थोड़ी फिक्र तो हुई। फिर फोन कान में लगाकर बोला, वो क्या है ना भैया, मुझे आपके या मम्मी पापा के गुस्से का शिकार नहीं होना है। आपकी बीवी को मैं आधे घंटे पहले ही एकदम सही सलामत सिंगल पीस में घर ले आया हूँ और वो नीचे हॉल में मम्मी पापा के साथ बातें कर रही है। मैं अपने कमरे में हूँ। वैसे आपको धृति की परवाह करते देख बहुत अच्छा लगा। जरूरत से ज्यादा मत बोलो, मैं बस कैजुअली पूछ रहा था। आकाश ने गुस्से में फोन काट दिया। आकाश को तो लगा मानो उसकी चोरी पकड़ ली गई। उसने कमरे के बाहर आकर नीचे हॉल में झांका। धृति नीचे रक्षित और शोभा के साथ बैठी बातें कर रही थी। वो अपने बालों में उंगली फिराता हुआ अंदर चला गया। नीचे हॉल में रक्षित और शोभा धृति से नीलम की शादी की तैयारियों के बारे में बात कर रहे थे। धृति, तुम चली जाओगी तो यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, जल्दी आ जाना बेटा। शोभा धृति के सर पर हाथ फेरती हुई बोली, मैं जल्दी आ जाऊंगी मम्मी, मुझे भी सबकी बहुत याद आएगी। आप लोग शादी में तो आएंगे ना? हाँ बेटा, यहाँ तो काफी काम रहता है, जानती ही हो, लेकिन हम शादी वाले दिन जरूर आ जाएंगे। रक्षित मुस्कुराते हुए बोले तो धृति खुश हो गई। तो मम्मी, आपसे कुछ बात करनी थी। धृति थोड़ा सा सकुचाते हुए बोली। हाँ बेटा बोलो, क्या बात करनी है? शोभा ने मुस्कुराते हुए कहा। मम्मी, दरअसल वो हमें कुछ सामान लेना था नीलम के लिए। अम्मा ने बताया है, वो कह रही थी यहाँ ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा और शादी के काम इतने हैं, वो तो यहाँ नहीं आ पाएंगी लेने, इसलिए। हाँ तो ठीक है, मैं आकाश, मेरा मतलब अर्नब को बोल दूँगी, वो तुम्हें सारा सामान दिला लाएगा। अभी तो तुमने अपने लिए कपड़े भी नहीं खरीदे ना? नहीं माँ, मैं कपड़ों की नहीं, वो कुछ लेन देन के लिए सामान लेना था। वो इतना संकोच क्यों करती हो धृति? क्या हम तुम्हारे माता पिता जैसे नहीं? नहीं नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कुछ सोने का सामान लेना था नीलम के पति को देने के लिए। तो रक्षित मुस्कुरा दिए। ये कहने में तुम्हें इतनी देर लग गई बेटा? तुम्हें जो भी लेना है कल अपनी पसंद से खरीद लेना और हमारी तरफ से भी कुछ ले लेना नीलम के लिए। धृति बहुत खुश थी अपने सास ससुर का आत्मीयता भरा व्यवहार देखकर। सच में रक्षित और शोभा के होते हुए उसे अपने माता पिता की कोई कमी महसूस नहीं होती थी। थोड़ी देर अपने सास ससुर से बात करने के बाद धृति अपने कमरे में आ गई। आकाश मुंह फुलाए बैठा हुआ था। धृति को अच्छी तरह मालूम था कि आकाश उससे उसके दिन के बारे में कुछ भी नहीं पूछेगा। वो चुपचाप अपने कपड़े बदलने चली गई। रात में डाइनिंग टेबल पर धृति सबको खाना परोस रही थी। खाना खाते हुए शोभा ने एक नजर आकाश पर डाली। उन्हें पता था आकाश से धृति के बारे में कुछ भी कहना बेकार होगा, इसलिए वो अर्नब से मुखातिब होते हुए बोली, अर्नब, धृति के घर में उसकी बहन की शादी है। आकाश का ध्यान भी अपनी माँ की बातों पर चला गया। हाँ माँ, तो? अर्नब खाना खाते हुए बोला। तो ये कि मुझे और तुम्हारे पापा को तो कल दिल्ली जाना है, हम तो 2-3 दिन बाद ही लौटेंगे, इसलिए धृति को शादी की जो भी शॉपिंग करनी है वो कल तुम उसे करवा लाना। उसकी बहन के लिए भी कुछ सामान लेना होगा, तो जो भी उसे लेना है उसकी पसंद का उसे दिला देना। मेरी बहू है आखिर, उसे कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आकाश का चम्मच मुंह के पास तक जाकर वहीं रुक गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ, बस अपना क्रेडिट कार्ड दे दो, फिर देखना धृति को तो मैं पूरा कानपुर खरीद दूंगा। कहते हुए उसने धृति को देखकर आंख मारी, जो आकाश के अलावा कोई नहीं देख पाया। धृति भी अर्नब को देखकर मुस्कुरा दी। ये बात तो आकाश के सीने में तीर की तरह चुभ गई। खाना परोसते हुए धृति की निगाह आकाश के हाथ पर चली गई, जिस पर जलने का ताज़ा निशान बना हुआ था। सबके सामने तो उसने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन कमरे में आते ही उसने आकाश का हाथ खींच लिया। ये क्या हो गया, दिखाइए तो। तुमसे मतलब, एक बार फिर हमेशा की तरह आकाश ने उसे छिड़क दिया। हाँ है हमसे मतलब, हाथ दिखाइए चुपचाप। हर बार डरी सहमी रहने वाली धृति अचानक से झांसी की रानी बन गई। वो दौड़कर बाथरूम से टूथपेस्ट उठा लाई। ओफो, अब इसका क्या करोगी?
जले पर लगा दूंगी, सही हो जाएगा। हमारे यहाँ गांव में सब ये लगाकर एकदम ठीक हो जाते हैं। आकाश ने टूथपेस्ट जमीन पर फेंक दिया और बोला, ये अपनी झोला छाप डॉक्टरी गांव में ही दिखाना, मुझे इसकी जरूरत नहीं। धृति ने कुछ सोचा, फिर दौड़कर ड्रॉर में रखा फर्स्ट एड बॉक्स उठा लाई। अच्छा बताइए, इनमें से कौन सा ट्यूब लगाते हैं? बॉक्स में पड़े 3-4 ट्यूब देखकर धृति बोली, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जरूरत नहीं। आकाश अभी भी गुस्से से मुंह फुलाया था। जरूरत कैसे नहीं है, आप बताएंगे या मैं सारे ट्यूब मिलाकर लगा दूं? कहते हुए धृति ने एक एक करके सारे ट्यूब हाथ में निचोड़ने शुरू कर दिए। ये क्या कर रही हो? जो भी जलन कम करने वाला होगा वो काम कर जाएगा। धृति अपना आइंस्टाइन वाला दिमाग लगाती हुई बोली। अरे मंदबुद्धि, हाथ छोड़ो मेरा, खुद लगा लूंगा मैं। आकाश ने बॉक्स में से बर्नॉल निकाला और अपने हाथ पर हल्के से रब कर लिया। आप जल कैसे गए? धृति ने जुगनू जैसी आंखें टिमटिमाते हुए पूछा। एक बार और पूछो, इसी वक्त तुम्हें कमरे से बाहर कर दूंगा, आकाश ने भौं तान कर कहा। धृति डर के मारे उठकर भाग गई। आकाश के चेहरे पर अब अचरज के भाव थे। ये तो सच में चली गई, मुझे लगा था थोड़ा और इंसिस्ट करेगी। आकाश फिर से अपना हाथ देखने लगा। अगर अर्नब को चोट लगी होती तो ये उसके आगे पीछे ही घूमती। लाओ तुम्हें दवाई लगा दूं, लाओ तुम्हारी पट्टी कर दूं, इतनी ही फिक्र है मेरी। अगले दिन की सुबह। सुनो धृति, शाम को रेडी रहना, कॉलेज से आते ही मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए ले चलूंगा। अर्नब आकाश के कमरे के दरवाजे से लटकता हुआ बोला। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, बाय। आकाश भी ऑफिस के लिए निकल ही रहा था। उसने कुछ सोचा, फिर धृति से बोला, ए सुनो। जी कहिए। मैं कह रहा था। आकाश ऊपर पंखे को ताकने लगा। क्या? कि वो फिर से कमरे में इधर उधर देखने लगा। क्या? धृति ने इस बार क्या को लंबा खींचा। वो धृति से नजरें नहीं मिला पा रहा था। क्या? कुछ बोलिए भी, तुम क्या क्या करके किकिया ना बंद करोगी तो बोलूंगा ना। धृति ने झट से अपने मुंह पर उंगली रख ली। मैं कह रहा था कि बाय। कहते ही वो हवा की तेजी से दरवाजे से बाहर हो गया। ये शादी के बाद उसका पहला बाय था, जो धृति के लिए किसी आई लव यू से कम नहीं था। इसके पहले तक उसका पति कद्दू जैसा मुंह बनाकर रोज यूं ही बैग लेकर कमरे से चला जाता था। धृति के मन मयूर नाच उठे, उसका अंग अंग मुस्कुरा रहा था। तो ये था इश्क मुबारक कहानी का 5वां भाग। बहुत जल्द मैं वापस आऊँगी इसी कहानी के 6ठे भाग के लिए। तब तक आप सभी मेरी वीडियो को लाइक करना और उस पर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।